इस वक्त जहाज पर एक करोनीस्ट था। ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफार्म जिसे देखने का मकाम कहा जा सकता है। किसी को उसके ऊपर बैठाया जाता है ताकि वो ट्रैफिक या रुकावटों को देखने के लिए जहाज के ट्रैक पर नजर रख सके। बहरी जहाजों में 1 या 2 अफराद के साथ क्रोनीस्ट हुआ करता था। टाइटैनिक के क्रोनीस्ट पर 2 अफराद तैनात थे। यहाँ बैठे शख्स को इंतहाई कम दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाएं बहुत तेज रफ्तारी से चल रही थीं। मजीद ये कि रात का वक्त था। ठंडी हवाओं से आंखें इश्कबार हो जाती हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। इनमें से एक फ्रेड फ्लेट था। फ्रेड फ्लेट को जहाज के करीब करीब कुछ नजर आया, जो सितारों की रोशनी में एक सियाह छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देता है। जब जहाज करीब आया तो फ्रेड फ्लेट ने महसूस किया कि ये एक तारीक आइसबर्ग हो सकता है। लहरें प्रसकून थीं, लेकिन हरकत ऐसी थी जैसे उनके करीब ही आइसबर्ग हो। उसने फौरन डेक पर मौजूद अफसर को खबरदार किया कि आगे आइसबर्ग, मतलब जहाज के बिल्कुल करीब 000 डिग्री आगे आइसबर्ग, बिल्कुल आगे। ड्यूटी ऑफिसर ने हार्ड टू पोर्ट ऑर्डर दिया, लेकिन जहाज तकरीबन 23 नॉट पर जा रहा था। तकरीबन 23 नॉट, ये एक तेज रफ्तार जहाज था। आइसबर्ग बिल्कुल आगे। जब उसने हार्ड टू पोर्ट एक्शन लिया तो आइसबर्ग जहाज के दाएं तरफ था, लेकिन जब आइसबर्ग देखा गया तो फासला तकरीबन 400 से 450 मीटर था। इतने बड़े जहाज के लिए यह फासला बहुत कम है। फ्रेड ने तेजी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे वाले लोगों को खबरदार किया जा सके। फिर फोन उठाया और डेक पर मौजूद अफसरान को बुलाया। वो चीखता है कि उनके सामने एक आइसबर्ग है और जहाज को फौरी तौर पर बाएं जानिब ले जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने यह पैगाम सुना और इंजन रूम को इशारा किया कि जहाज को बाएं समत चलाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। जहाज आइसबर्ग से टकराया और गौर किया जाए तो ये 1912 की बात है, जब वेल्डिंग का अमल अभी इब्तिदाई मराहिल में था। ये पायदार नहीं था क्योंकि ये इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। इस वक्त बहरी जहाजों की तामीर के लिए रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। वही रिवेट्स टूट गए और 5 कंपार्टमेंट्स भरने लगे। ये आइसबर्ग कोई छोटा नहीं था। उसकी लंबाई 200 बाई 400 फुट थी। फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा और इतना ऊंचा था कि ये ऊंचाई में करो के नीस्ट से मुमासिल था। साइंसदानों का अंदाजा है कि इस आइसबर्ग का वजन 15 लाख टन है। टाइटैनिक का जहाज दाएं जानिब बर्फ के तौदे से टकरा गया, खास तौर पर बो के करीब। अब बो क्या है? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सामने का हिस्सा दाएं जानिब कमान है, जिसके ऊपर वाले हिस्से को स्टर्न कहा जाता है और नीचे फैला हुआ हिस्सा कील कहलाता है। तकरीबन 10 सेकंड तक जहाज बर्फ के तौदे से टकराता रहा और एक बहुत बड़ा डिंट आ गया। इसकी वजह से जहाज के मीन बॉडी में छोटे सुराख हो गए। कैप्टन एडवर्ड जे समथ 11:48 बजे उठा और जहाज के पल पर पहुंचा। पल पर जहाज के हालात का जायजा लेने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और नीचे की तरफ भागा। जब उसने वहां पहुंचकर पानी का सैलाब देखा तो 5 हिस्से पानी से भरे हुए थे। इस लम्हे उसे मालूम था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक गए। उनका ख्याल था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। वीडियो के आगाज में मैंने जिक्र किया था कि मुतासिरकुन हिफाजती इक़दामात की वजह से इस जहाज के बारे में ख्याल किया जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। इसकी वजह 2 अहम हिफाजती खुसूसियात थीं। सबसे पहले, इस जहाज में एक डबल बॉटम हाल था। जहाज के मीन बॉडी को हाल कहा जाता है। डबल बॉटम्ड हाल का मतलब है 2 तह। अगर नीचे की पहली तह खराब हो जाए तो दूसरी तह जहाज को बचा सकती है। दूसरा, जहाज के हाल को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था। अगर 16 में से हर एक को अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया था, 4 डब्बे पानी से भर जाएं, तब भी जहाज चल पड़ेगा। इससे जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से पैदा होने वाला असर जहाज के दाएं जानिब था। डबल बॉटम हाल बेकार साबित हुआ। दाएं और बाएं तरफ सिर्फ एक ही परत थी। दूसरा असर इतना ज्यादा था
कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट टूट गए। इन सब में पानी भर रहा था। हिफाजती इकदाम के मुताबिक हद 4 कंपार्टमेंट तक थी। 6 कंपार्टमेंट्स के डूबने का मतलब ये था कि जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। न डूबने वाला जहाज डूब जाएगा। 12 बजे के करीब कप्तान पल पर वापस आता है। वो जानता है ये सिर्फ 2 घंटे की बात है, या अगर इंजीनियर्स इसका हल तलाश कर सकते हैं और सीलाब को संभालने के काबिल हैं, यानी पानी को वापस बाहर निकाल सकते हैं। इंजीनियरों ने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्होंने जहाज से पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल अब भी काबू से बाहर होती जा रही थी। 12:14 बजे यानी 14 मिनट बाद कैप्टन समथ ने अपने रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स को मदद के लिए फोन करने का हुक्म दिया। सबको बताएं कि हम मुसीबत में हैं और हमें मदद की जरूरत है। आसपास के जहाज शायद उसका पता लगाएं और उन्हें बचाने के लिए आएंगे। सीनियर रेडियो जीक फिलिप्स हमारी कहानी का हीरो निकला। ये के बाद दीगरे हम उसने इमरजेंसी सिग्नल भेजना शुरू किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने बार बार कोशिश की। वहां कोई जहाज जरूर होगा जो 20 मिनट बाद उनकी इमरजेंसी कॉल उठाएगा। 12:20 बजे RME स्कारपीथिया नामी एक जहाज था जो टाइटैनिक के करीब मौजूद था। वो सिग्नल का जवाब देता है। टाइटैनिक के ऑपरेटर से रेडियो पर बात की और अपने जहाज को टाइटैनिक की तरफ बढ़ने और उन्हें बचाने के लिए जाने की हदायत की। मसला ये था कि करीब होने के बावजूद ये जहाज तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था, यहाँ तक कि अगर ये अपनी तेज रफ्तारी से टाइटैनिक की तरफ आ जाए तो उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। क्या टाइटैनिक जहाज 3 घंटे तक खड़ा रहेगा? अमले के बाकी अरकान ने इस उम्मीद पर आसमान पर शाले और रॉकेट रोशन किए कि करीब ही कोई जहाज उन्हें देख लेगा, लेकिन बदकिस्मती से कारपाथिया जहाज के अलावा किसी दूसरे जहाज से कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान कैप्टन इस्मत ने जहाज पर लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरों को निकालने का हुक्म दिया। वो जानता था कि जहाज की 20 लाइफ बोट्स इसके तमाम मुसाफिरों के लिए काफी नहीं होंगी। अब इस सूरत हाल में खास तौर पर 1912 में और खास तौर पर मुसाफिर बहरी जहाजों में मसला मुसाफिर इब्तिदाई तौर पर कभी भी सूरत हाल है कि संगीनी को नहीं समझते, चाहे आप उन्हें समझाने की कितनी ही कोशिश करें। और चूंकि एक जहाज हवाई जहाज की तरह नहीं है, एक जहाज हवाई जहाज की तरह नीचे की तरफ नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं होगा। एक जहाज एक सुस्त हरकत करने वाला हदफ होता है, और इसी वक्त जब जहाज डूबता है तो उसे ऐसा करने में वक्त लगता है। जहाज फौरी तौर पर नहीं डूबता, क्योंकि जहाज के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट होते हैं, यहाँ तक कि जब आप लोगों को खतरे से आगाह करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना संगीन है, वो वाकई नहीं समझते, क्योंकि एक जहाज को डूबने में इतना वक्त लगता है। जब टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकराया तो मुसाफिर आइस हल्का हुआ। बर्ग के साथ फुटबॉल खेल रहे थे जो टुकड़े डेक पर थे। जब उन्हें बंदरगाह और स्टार बोर्ड पर लाइफ बोट स्टेशनों पर जमा होने के लिए संजीदा होने को कहा गया तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जहाज के बर्फ के तोदे से टकराने पर किसी ने भी तोजा नहीं दी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रीच टाइप हट था, आगे से नहीं टकराया जहाज की तरफ। 12:14 बजे जब कैप्टन इस्मत ने फिलिप्स को मदद के लिए पुकारने को कहा, इसी वक्त बहुत भारी दिल के साथ उसने जहाज छोड़ने का हुक्म दिया। इसका मतलब यह है कि अमले और मुसाफिरों को फौरी तौर पर लाइफ बोट्स में सवार होना और टेक ऑफ करना है, लेकिन मुसाफिर हचकचा रहे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक लाइफ बोट्स पर सवार होने के लिए खवातीन और बच्चों को तरजीह दी जाएगी। पहली लाइफ बोट को पानी पर उतारा गया। इस लाइफ बोट की बास्ट सीटों में से 37 सीटें दरअसल खाली थीं। ड्यूटी अफसरान और अमला खवातीन और बच्चों के मुसाफिरों की लाइफ बोट्स पर रहनुमाई करने की कोशिश करने के बावजूद कोई भी उन्हें संजीदगी से नहीं ले रहा था। कुछ खवातीन ने अपने शौहर का साथ छोड़ने से भी इनकार कर दिया। चनांचा सारी सूरत हाल पेचीदा थी। पहली लाइफ बोट के डिस्चार्ज होने के बावजूद
4 आधी खाली लाइफ बोट के डिस्चार्ज होने तक सबने यही रवैया रखा। कल 20 लाइफ हो गए थे। बोट्स को नीचे लाना था और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ कंपार्टमेंट एक के बाद एक पानी से भरने लगे। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। मुसाफिरों को एहसास हुआ कि जहाज वाकई डूब सकता है। जब ये एहसास हुआ तो अफरातफरी मच गई और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का बोव पानी के अंदर चला गया था। इसकी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर निकल आया। पिछले हिस्से के प्रोपेलर्स पानी से बाहर निकल आए। जब जहाज इस हद तक झुक गया तो वबा का राज हो गया। लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। मसला ये था कि जहाज हुआ, मैं झुक गया। मैं लाइफ बोट्स की कमी थी। वहां सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें तकरीबन 1200 अफराद ही समा सकते थे, लेकिन जहाज पर 2200 के करीब लोग सवार हो गए थे। जब बाकी लाइफ बोट्स को नीचे उतारने का वक्त आया तो लोग मायूस हो गए। वो लाइफ बोट्स पर सवार होने के लिए बेचैन थे, लेकिन उस वक्त तक कोई जगह नहीं बची थी। ये कितना अफसोसनाक है। जब जहाज झुकने लगा तो लोग खौफजदा होने लगे। जहाज झुकने की हालत में आगे की तरफ झुकना शुरू कर देता है। 15 मिनट के बाद जहाज का अमला अपनी आखिरी लाइफ बोट है को नीचे करता है। अगर कैप्टन इस्मत ने पहली 4 हाफ खाली लाइफ बोट्स को नीचे नहीं उतारा होता तो 20 लाइफ बोट्स को सिर्फ 15 मिनट में कैसे नीचे लाया जाता? ये मुमकिन नहीं था। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मेरे ख्याल में उसने सही इकदाम किया। जब हर कोई सूरत हाल को संजीदगी से नहीं ले रहा था तो वो सबको कैसे कायल कर सकता था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना था और जब आखिरी लाइफ बोट को नीचे उतारा गया तो अमले समेत 1500 मुसाफिर अभी भी टाइटैनिक पर ही थे। लोगों ने पानी में कूदना शुरू कर दिया क्योंकि वो सोचते थे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन शमाली बहर ओकियानूस के पानी के बारे में मेरे ख्याल हैं, मैं उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वहां एक हालत है जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। आपका पूरा जिस्म बर्फ के ठंडे पानी में खत्म हो जाता है। आप चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। जहाज के जनरेटर फेल हो गए और तमाम लाइट्स बंद हो गईं। 705 जिंदा बच जाने वाले बहर ओकियानूस में रात के अंधेरे में लाइफ बोट्स में इस इंतजार में बैठे थे कि कोई आए और उन्हें बचाए। जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक जब जहाज डूबने लगा, जब उसकी बत्तियां बुझ गईं, जब लोग पानी में कूदने लगे तो अंधेरे में सबकी चीखें सुनाई दे रही थीं और सिर्फ चंद मिनटों में जिन लोगों ने पानी में छलांग लगा दी थी, इनमें से अक्सरियत की मौत हो गई। अब ये 705 जिंदा बच जाने वाले अपनी लाइफ बोट्स में बैठे मदद के लिए आसमान की तरफ देख रहे थे। इंजाम बहुत अफसोसनाक था। हर कोई रो रहा था, दुआ कर रहा था। वो लोग जो बच गए थे लाइफ बोट्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 बजे के करीब जहाज 2 हिस्सों में बट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। जहाज को डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे थे। अगर आपको याद हो तो ये वही जहाज है जिसके बारे है मैं उनका कहना था कि ये कभी नहीं डूबेगा। जहाज में सवार 1500 अफराद या तो जहाज के साथ डूब गए या वो जो तैरना जानते थे हाइपोथर्मिया की वजह से हलाक हो गए। इस वक्त पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री था। कहा जाता है कि टाइटैनिक का कप्तान एडवर्ड समथ आखिर तक जहाज पर ही रहा और जहाज के साथ ही डूब गया। कुछ का ख्याल है कि उसने खुद को मारकर खुदकशी की है। 4 बजे एस कारपाथिया जिंदा बच जाने वालों को बचाने के लिए आया। अगर टाइटैनिक पर सवार अफराद के पास मजीद 2 घंटे होते और टाइटैनिक मजीद 2 घंटे तक न डूबा होता तो ज्यादातर मुसाफिरों और अमले को बचाया जा सकता था। अगर आप मेरी जाती है राय से पूछें कि टाइटैनिक के डूबने की वजह मेरे ख्याल में टाइटैनिक की किस्मत थी। किसी ने कुछ गलत नहीं किया। ड्यूटी ऑफिसर ने पल पर जो इकदामात किए वो माकूल थे। करो नीस्ट पर नजर रखने वाले अफराद ने भी आइसबर्ग के बारे में
आगाह करते हुए सही काम किया। माहिरीन के मुताबिक टाइटैनिक के टकराने वाले आइसबर्ग का वजन 2,70,000 टन के करीब होगा। जहाज के मलबे को बहुत ज्यादा तलाश किया गया और उसे तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार जब जहाज डूबता है तो वो पानी के धारों के जरिए बह जाता है, इसलिए उसे तलाश करना मुश्किल है। ताहिम साल 1988 में आखिरकार जहाज का मलबा मिल गया। जहाज का अगला हिस्सा, क्योंकि डूबने के बाद ये टूटकर 2 टुकड़े हो गया था और उसके पिछले हिस्से से 2.5 मील दूर पाया गया था। दरमियान में मलबा पड़ा था, यानी प्लेटें, लोगों के जूते, अगरच्चा कोई लाश नहीं थी, लेकिन वो सब गले सुड़े थे और कंकाल भी मिलने का कोई इम्कान नहीं था। पानी के अंदर कुछ भी नहीं रहता, जूते और कपड़े पीछे रह जाते हैं, प्लेटें, चम्मच और क्या कुछ नहीं। लेकिन हकीकत में समंदर के नीचे कुछ है और नहीं रहता। एक और बात काबिल गौर है, टाइटैनिक वाहिद जहाज नहीं है जो इन पानियों में डूबा है। कई जहाज समंदर में गुम और तबाह हो चुके हैं। दरहकीकत बहुत हैं। ज्यादा टाइटैनिक के इतने अहम होने की वजह यह है कि बहुत सी जानें ज़ाये हुई। 1500 अफराद जान की बाजी हार गए। ये तारीख का एक बड़ा जानी नुकसान था। टाइटैनिक की तबाही के बाद सवालात उठाए गए, कई तनाजुआत ने जन्म लिया, तहकीकात की गई और कुछ नामालूम हकायक सामने आए जिन्होंने सबको चौंका दिया। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि इस रात टाइटैनिक से 37 किलोमीटर के फासले पर एक और जहाज था जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाने के लिए ब्रुक्ट पहुंच सकता था। यह सच है। जहाज एस कैलिफोर्निया का था, इस मकाम से सिर्फ 1 घंटा पहले जहां टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। दरहकीकत आखिरी आइसबर्ग वार्निंग एस कैलिफोर्निया की तरफ से जारी की गई थी। उन्होंने खबरदार किया था, ध्यान से, यहां समंदर में बहुत सारे आइसबर्ग हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया के जहाज पर रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया का जहाज रात भर इसी मकाम पर रखा था और खतरे को मुद्देनजर रखते हुए आगे नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि जहाज रात के लिए रखा था और रेडियो बंद था, इसलिए उसे इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिला। जहाज टाइटैनिक के इतना करीब था कि टाइटैनिक के जहाज के मुसाफिर जहाज के डीक से देख सकते थे। जब अफसरान टाइटैनिक में मुसाफिरों को सवार कर रहे थे तो एक अफसर ने यहां तक कह दिया कि वो दौर से एक जहाज देख सकता है और वो जल्द ही उन्हें बचा लेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कैलिफोर्निया का जहाज इस वक्त भी नहीं आया जब रॉकेट और शाले रोशन हो गए थे। बताया जाता है कि 12 बजे के बाद कैलिफोर्निया के जहाज पर अमले के अरकान ने वाकई टाइटैनिक से फायर होते रॉकेट देखे थे और उन्होंने अपने कप्तान स्टैनले लॉर्ड को भी आगाह कर दिया था। लेकिन कप्तान, उन्होंने इसरार किया कि ये कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं है, बल्कि अमीर आदमी टाइटैनिक पर पार्टी कर रहे हैं। अगर उस रात कैलिफोर्निया के कैप्टन लॉर्ड ने रॉकेटों और शूलों को संजीदगी से लिया होता तो टाई होता। टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था। अगली सुबह जब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया तो उन्हें टाइटैनिक से SOS कॉल्स मौसूल हुई। वो साइट पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ लाशें पानी में तैरती हुई देखीं। इस मामले में जो इंक्वायरी की गई, इनमें इल्जाम कैप्टन लॉर्ड ऑफ दी कैलिफोर्निया पर डाला गया, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के लिए एक आदमी को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे लोग भी जिम्मेदार थे। लाइफ बोट की तरह, जैसा कि मैंने जिक्र किया, लाइफ बोट्स की काफी तादाद नहीं थी, क्योंकि जहाज बनाने वाली कंपनी का ख्याल था कि ये कभी नहीं डूबेगा और लाइफ बोट्स गैर जरूरी हैं। बरतानवी इंक्वायरी में यह भी मालूम हुआ कि टाइटैनिक को बहुत ज्यादा आइसबर्ग वार्निंग्स जारी की गई थी और एहतियात के साथ आगे बढ़ना था, लेकिन उसके बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से चल रहा था। ऐसा क्यों था? कप्तान ने जहाज की रफ्तार कम क्यों नहीं की? उसके पीछे बहुत से नजरियात हैं। एक मकबूल थ्योरी से पता चलता है कि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने कप्तान इस्मत को हिदायत की और उस पर दबाव डाला कि जहाज की रफ्तार बरकरार रखी जाए।
कंपनी की तरफ से जबरदस्त दबाव था कि जहाज को अपना पहला सफर 6 दिनों में मुकम्मल करना था, ताकि एक रिकॉर्ड तोड़ा जा सके, ताकि वो ये दिखा सकें कि टाइटैनिक न सिर्फ सबसे बड़ा, सबसे महंगा जहाज था, बल्कि तेज तरीन जहाज भी था। एक खास वाकया 14 अप्रैल को 2 बजे के वक्त पेश आया, जब कैप्टन इस्मत ने आइसबर्ग की वार्निंग देखी और जोसेफ को दिखाया कि वो रफ्तार कम करें, क्योंकि आइसबर्ग की वार्निंग है। लेकिन जोसेफ ने कागज अपनी जेब में छिपा लिया, ताकि लोगों और अमले के अरकान को उसका इल्म न हो। वो नहीं चाहता था कि जहाज की रफ्तार कम हो जाए। उस एक गलती ने दुनिया भर में क्रूज इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मुस्तकबल में ऐसी आफात से बचने के लिए कई नए हिफाजती ज़ाबिते और मयारात मुरत्तब किए गए। आज जहाज डूबने के इतने सालों बाद समंदरी माहौल ने पानी के अंदर पड़े जहाज को खराब करना शुरू कर दिया है। असल जहाज ऐसा लगता था। आज ये सब कुछ बाकी रह गया है। बताया गया है कि बैक्टीरिया और दीगर जानदार उसके धाती फ्रेमवर्क को खा रहे हैं। तवक्का है कि 2030 तक ये जहाज पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आज 110 साल गुजरने के बाद भी टाइटैनिक का वाकया लोगों के जहनों में नक्श है।